नमस्कार। देश एक अजीब मकाम पे खड़ा है। या तो हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर उसके नेता से जुड़े हुए हैं और उसकी हर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हर बात उसकी अच्छी लग रही है। वो कहता है तो हम ताली बजाते हैं, वो कहता है तो हम घर से बाहर निकलते हैं। एक दूसरा वर्ग है, जिसको उसकी हर चीज़ बुरी लग रही है, वो आइडियोलॉजिकली दूसरे साइड में है। उसको गवर्नमेंट भी नहीं सुहाती, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी नहीं अच्छी लगती है और नेता तो अच्छा लगता ही नहीं। ये हम 2 धाराओं के बीच में ये पूरे देश की मानवीय स्थिति है। एक अजीब-सा इसके पहले कभी नहीं देखा गया है कि डिवीज़न इतना शार्पेंड, इतना ज़बरदस्त हो। क्या वाक़ई ये सही है? इस तरह की सोच होनी चाहिए कि हम या तो इस तरफ हों या उस तरफ हों? क्यों नहीं हम स्ट्रेट सोचें? पर स्ट्रेट सोचने की एक शर्त है। हमें तथ्य पूरे मालूम होने चाहिए। हम वन साइडेड तथ्य या जो तर्कशास्त्र में कहते हैं सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स कि हमने अपने मतलब वाले सत्य ले लिए, बहुत खुश हो गए और वही हमने परोसना शुरू किया। मीडिया का एक वर्ग है जो ये करता है, एक तरफ का सत्य लेता है, दूसरा है वो दूसरी तरफ का सत्य लेता है। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि क्यों ना हम स्ट्रेट थिंकिंग रखें। हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें किसी नेता से मतलब नहीं, उसकी पॉलिसी से मतलब है। क्या वो पॉलिसी सही है? उसकी नीयत सही है उस पॉलिसी की? और क्या वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो सही जा रहे या हमने आधा दे दिया है परोस के और उसी पे वाह-वाह करने लगे हैं? हम इस पे चर्चा आज करेंगे। इसके पहले हम आपको एक हकीकत समाज की बताना चाहते हैं। अमर्त्य सेन ने 2009 में एक बड़ी मकबूल किताब लिखी जिसका नाम था द आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने एक तस्वर किया। कहा कि मान लीजिए 3 बच्चे हैं, मैं उसको थोड़ा हिंदीकरण उसका करके और प्लॉट्स चेंज कर दे रहा हूँ, सिचुएशन चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन ताकि आप उसको हिंदी के ज़मीन पे समझ सकें। 3 बच्चे हैं, तीनों ने तय किया कि आज हम लोग जंगल में एक रमणीक स्थान है, जहाँ जलाशय भी है, जहाँ पानी है, जहाँ नहाने की सुविधा, बड़ा खूबसूरत जगह है। हम तीनों वहाँ चलेंगे। उसमें एक लड़का वहाँ का रास्ता बखूबी जानता था। दूसरा लड़का जो था वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लिहाजा वो भांति-भांति की आवाजें भी निकालता था और जंगल के जानवर नजदीक नहीं आते थे। वो अपना लाठी भी रखता था। तीसरा बच्चा वहां पहुंचने के बाद बहुत कुछ चीजें जानता था उस इलाके के बारे में जो पहले कभी गया था। तो वहां पहुंचने के बाद वो उस रमणीयता को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता था, ये जानता था। तीनों जब उस मकाम पे पहुंचे तो अचानक कोई एक चीज दिखाई दी तीनों को। उसमें से एक दौड़ा और वो जो दौड़ के जाके वो चीज उठा लिया, वो एक बांसुरी थी। अब जरा गौर कीजिएगा, तीनों उसके लिए झगड़ने लगे कि बांसुरी जिसने सबसे पहले उठाया तो उसने कहा मैंने उठाया इसलिए मेरा है। दूसरे ने कहा कि भाई हमारे पास कोई खिलौना नहीं, हम बहुत गरीब हैं, आप सब लोग के पास वेल सप्लाइड हैं आप खिलौने से, आप खिलौना बहुत अच्छा आपके पास है, मेरे पास कोई खिलौना नहीं इसलिए ये मुझे मिलना चाहिए। जो तीसरा बच्चा था वो अकेला, और जब वो गरीब वाली बात हो रही थी कि वो कह रहा था गरीब हैं हम और हमारे पास खिलौना नहीं, दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, इनके पास खिलौना नहीं है जबकि हम लोग के पास खिलौना है। दूसरे बच्चे ने कहा कि हमने पहले उठाया है, सबने माना कि पहले उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दावा तीनों का था। तीसरा जो था उसने कहा इन तीनों में अकेला हम हैं जो बांसुरी बजाना जानते हैं, तो अगर आप इनको दे देंगे तो बांसुरी तो बेकार हो जाएगी क्योंकि इनको बजाना ही नहीं आता, लेकिन हम ही अकेले हैं जो बजाना आता है। अब जो देश दुनिया में सिद्धांत है, अगर ये यूटिलिटेरियन थ्योरी से आप जाएंगे तो वो बांसुरी जो बच्चा बजाना जाता है उसको देनी चाहिए। अगर आप इगलिटेरियन थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी, मार्क्सवादी थ्योरी से जाएंगे तो जो गरीब है, जिसको नहीं है खिलौना, बाकी सबके पास है, उसको जानी चाहिए।
ये तो दो हो गए। तीसरा है हेडोनिस्टिक थ्योरी, जो मार्केट इकोनॉमी पे बेस करती है। तो वो कहेगी कि जो लड़का सब दौड़ के गया वहां पे, इससे क्या कि सब लोग जंगल गए, जो दौड़ के गया और पहली बार हासिल किया बांसुरी, उसी को मिलनी चाहिए। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि दुनिया में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होना चाहिए। क्या जो लास्ट में गया उसको दे, या जिसके पास खिलौना नहीं है उसको दे, या जो बजाना जाता है उसको दे। अब मैं इस पृष्ठभूमि मैंने आपको क्यों बताई, देश की इकोनॉमी की हालत क्या है। एक ही दिन में 6 खबरें आती हैं इस देश में, देश के अखबारों में आती हैं। अब आपको चुनना है कि सत्य आप आधा लेते हैं या पूरा सत्य चाहिए। जब तक आप पूरा सत्य नहीं लेंगे, आपको आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी सही सोच नहीं डेवलप करेगी। सत्य क्या है, हम आप पहले अच्छा सत्य दिखाते हैं, जो 3 सत्य पॉजिटिव हैं हम उसको दिखाते हैं। खबर आई, भारत का एक्सपोर्ट करीब 46% बढ़ गया है। पिछले कोरोना काल का याद होगा आपको, काफी कुछ घट गया था, सब कुछ ठप हो गया था। तो एक्सपोर्ट 46% बढ़ गया है। अगर आपको सिर्फ इतनी ही खबर मालूम है तो आप कहेंगे कि वाह, क्योंकि एक्सपोर्ट जब भी बढ़ता है तो जाहिर है कि भारत का माल बिक रहा है, भारत का माल बिक रहा है तो भारत में बन रहा है, भारत में बन रहा है तो कोई बना रहा है, कोई उसमें काम कर रहा है, लिहाजा रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी चीज है एक्सपोर्ट। अगर आप इतना ही सत्य जानते हैं तो आप खुश हो सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट 46% बढ़ा है, इंपोर्ट 51% बढ़ा है, हमने वहां से मंगाया भी है। अब यहां पे यह है कि एक्सपोर्ट किस चीज का हुआ और इंपोर्ट किस चीज का हुआ। जो एक्सपोर्ट हुआ था, दरअसल वो कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कॉस्ट चूंकि बढ़ा है, इसलिए यह आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है। चूंकि कार्टेज, चूंकि भाड़ा, माल वाहन वाहन का भाड़ा बढ़ गया है, इसलिए ये बढ़ा है। और कुछ अन्य सर्विसेज में बढ़ा है। तो कुल मिला के किसान का अनाज बहुत एक्सपोर्ट हुआ, ये नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन बाकी चीजें बढ़ी, और वो भी कॉस्ट एस्केलेशन और कार्टेज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से बढ़ी है। आपको ये भी सत्य जानना होगा। आपको इंपोर्ट उसके से ज्यादा बढ़ा है, ये भी जानना होगा। 46% अगर एक्सपोर्ट है तो 51% इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट किस चीज का है, इसको भी आपको जानना होगा। आपने कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर इंपोर्ट किया होता तो कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर आपने साजो सामान मंगाए होते, मशीन मंगाए हो, तो ये एक अच्छी बात है कि इंडस्ट्री लग रही है। कैपिटल गुड्स का नहीं बढ़ा है। इंपोर्ट में एक बड़ा शेयर है सोने का, लोग सोना खरीद रहे हैं। अब आप इसको अपने जहन में रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। हम जब बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इंपोर्ट बढ़ा है, तो सोने का करीब 52% बढ़ा है, इस वजह से बढ़ा है। और भी चीजें बढ़ी है, पर इंपोर्ट इसलिए हुआ है, कैपिटल गुड्स का उस तादाद में नहीं हुआ है। ये पहला तथ्य है। अब आपको दूसरा तथ्य दिखाते हैं। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक काफी मकबूल संस्था है, कैनरी। कैनरी ने माना है कि इवन कोरोना काल में जो ऊपर का मिडिल क्लास में, जो ऊपर का क्लास था, मिडिल क्लास के कई लेयर्स है, काफी बड़ा ये होता है जो क्लास होता है, तो जो ऊपर का लेयर है उसकी आमदनी भी बढ़ी है। और उसकी आमदनी बढ़ी है तो अब वो नॉर्मल गुड्स नहीं खरीद रहा है, ये उसका सर्वे है। भारत में अब वो स्पेशलाइज्ड गुड, जो क्वालिटी गुड्स है वो खरीद रहा है, वो नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदता है। उसकी उसकी मुराद है कि आप अच्छी क्वालिटी का सामान दीजिए। हमारा पसंद वो प्रीमियम गुड्स है, हम ये नॉर्मल चीजें नहीं पसंद करते। यानी कि वो पिज्जा खाएगा अगर, तो पिज्जा होना चाहिए, उसका बेस होना चाहिए इटली का, उसकी टॉपिंग्स होनी चाहिए अमेरिका की। वो इस तरह का पिज्जा खाना चाहता है। वो ये नॉर्मल चीजें जो हम लोग खाते हैं, ये वो नहीं खाना चाहता। अगर आपको इतना ही सत्य मालूम है तो भारत महान है कि नहीं है, आप सोचिए। भारत में कोरोना की त्रासदी के बाद भी अगर पिज्जा बढ़ गया है, पिज्जा की क्वालिटी बढ़ गई है और लोग पसंद कर रहे हैं प्रीमियम फूड्स, अच्छा जो लगाते हैं आप इत्र,
डिओड्रेंट, डिओड्रेंट अच्छा होना चाहिए। फ्रेंच हो तो उसका कहना ही क्या है। अगर आप इतनी ही सत्य जानेंगे और अगर आपको इतना ही परोसा जाएगा, तो क्या भारत महान नहीं हो रहा है? भारत कितना विकसित हो रहा है। ये एक पक्ष आप भी इसको भी रख लीजिए अपने जहन में। और ये कैनरी का ये जो अध्ययन है, ये आपको आगे भी काम आएगा। और इस अध्ययन का मतलब है कि हाल के दौर में जो उसने एनालिसिस की है, मध्यम वर्ग की आय बढ़ी, मध्यम वर्ग में एक ऊपर के लेयर की आय बढ़ी है। ये दूसरी खुशी की खबर है। आपको कितनी अच्छी लगेगी ये आप समझे। तीसरी खबर सुनिए, सेंसेक्स आसमान पे चलता जा रहा है। सेंसेक्स क्यों जाता है? जब मनी उसमें पंप होती है तभी तो वो जाएगा, मार्केट सेंटीमेंट अच्छे होंगे तभी तो जाएगा। और मार्केट सेंटीमेंट बनेंगे कैसे? क्योंकि मध्यम वर्ग पिज्जा खा रहा है और अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम पिज्जा खा रहा है, तो मार्केट सेंटीमेंट तो अच्छा होगा ही। अब ये मार्केट सेंटीमेंट इतना अच्छा हो गया कि जब कोरोना काल में देश में 10 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, उन मजदूरों के पास रोजी रोटी नहीं रही और वो गांव की तरफ पलायन कर गए, उस काल में 1,42,00,000 नए निवेशक स्टॉक मार्केट में गए। जरा गौर कीजिएगा, कितनी खुशी की बात है। 1,42,00,000 इन्वेस्टर्स कोरोना काल में और जुड़े, नए जुड़े। क्या इससे खुशी कुछ हो सकती है? भारत महान इससे भारत की महानता इससे कैसे नहीं आकी जाएगी? तो भारत महान है। 1,00,00,000 बयान, और यही वजह है कि सेंसेक्स जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है इसलिए भी जा रहा है, एफआईआईज आ रहे हैं इसलिए जा रहा है। लेकिन डोमेस्टिक में 1,42,00,000 लोग अगर जुड़े हैं, तो ये अपने आप में, अभी पिछले 2 महीने 2 महीने का आंकड़ा है, गालिबन मई जून का आंकड़ा है कि 42 लाख लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया। डीमेट अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, 42 लाख लोगों ने खुलवाया। तो अगर 10 करोड़ बेरोजगार हो गए लेकिन 1.5 करोड़ स्टॉक मार्केट में आ गए, तो मार्केट सेंटीमेंट क्यों नहीं अच्छा होगा? मार्केट सेंटीमेंट तो ये देखेगा कि अरे भाई भारत महान हो रहा है, 1.5 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि 10 करोड़ जो माइग्रेंट हमारे बेकार हुए हैं, 10 करोड़ मजदूर बेकार हुए हैं, ये नीचे आ जाएगा। और हाईलाइट जो होगा हमारे मीडिया के पक्ष में, वो ये होगा कि स्टॉक मार्केट बूम में है, 58,000 क्रॉस कर गया है। पता नहीं 60,000 पे रुकेगा, 70 पे रुकेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और भारत महान होता जाएगा। ये आपके 3 तथ्य फिलहाल मैं आपको भारत महान होने के दे रहा हूं। अब भारत का दूसरा चित्र देखिए। आपको सिर्फ अगर ये मालूम है तो भारत महान हो रहा है। आप अभिजात्य वर्ग के हैं, आप सरकारी नौकरी में पेंशन पा रहे हैं, अच्छी पेंशन पा रहे हैं, आप अभिजात्य वर्ग के हैं, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको दूसरा, हम जो नेगेटिव न्यूज है, जिसकी महानता कहीं बाधित हो रही है, हम उसको देना शुरू कर रहे हैं। बेरोजगारी 6.9 से बढ़ के 8.32 हो गई। देखने में ये बेरोजगारी 8.32 हो गई है, किसी के समझ में नहीं आएगा। 1.5% बढ़ी है, ये भी समझ में नहीं आएगा। देश में आमतौर पे माना जाता है 40 करोड़ लोग रोजगार में। अगर 1.5% कम हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो और इसका मतलब क्या है? 16 लाख लोग, ये सीएमआई की रिपोर्ट है, जो कि इसका एक्सपर्टीज है जिसके पास। सीएमआई की रिपोर्ट है कि 16 लाख रोज पिछले महीने बेरोजगार हो गए। सिर्फ 1 महीने में 16 लाख लोग बेरोजगार हुए, और 8.3 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इनमें वो नहीं है जो जॉब सीख करते करते थक गए हैं, या जो कभी जॉब की तरफ गए ही नहीं, कि मालूम है कि नहीं मिलेगा लिहाजा वो गए नहीं, अंडर एम्प्लॉयड रहे। ये वो लोग हैं। 16 लाख लोग 1 महीने में बेरोजगार हुए, जबकि खबर यह थी कि एक वर्ग सेंसेक्स में डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है। खबर यह थी
कि पिज्जा की क्वालिटी प्रीमियम अगर नहीं हुई तो एक वर्ग वो उसको नहीं पसंद करता है, वो ऑर्डिनरी पिज्जा नहीं खाता है। ये वो वर्ग एक तरफ है। दूसरी तरफ 16 लाख लोग पिछली बार बेकार हुए। अब इससे भी सीरियस खबर सुनिए, इनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हरियाणा में 35% लोग बेरोजगार हो गए, हर तीसरा आदमी रोजी से महरूम हो गया। हर तीसरा आदमी रोजी से महरूम हो गया। ये कौन था? ये बिहार का वो लेबर था, क्योंकि जो पिज्जा खा रहे हैं वो भी वहां पे हरियाणा में, जो घर से काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, उनको कुछ नहीं हुआ है। वो तो पिज्जा का प्रीमियम क्वालिटी ले लेंगे क्योंकि उनको पिज्जा दूसरा चाहिए। लेकिन आपके लिए दिक्कत यह है कि आपको ये दोनों समझने पड़ेंगे। वो जो 16 लाख बेकार हुए हैं उसमें बड़ा चंक है जो हरियाणा का है, और ये हरियाणा के लोग नहीं है, वो तो किसान है। अभी हम उस पर भी आते हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से, बिहार से, यूपी से माइग्रेंट लेबर थे, घर से फिर वापस आए थे नौकरी करने, फिर वापस चले गए। हर तीसरा लेबर वापस चला गया एक महीने में। तो ये इसकी दूसरी पिक्चर है। और ध्यान रखिएगा, इसका रोजी पिक्चर भी बता दे। हरियाणा भारत में प्रति व्यक्ति आय में 5वें नंबर पर है। दिल्ली सबसे आगे है, ठीक उसके बगल में हरियाणा है। गोवा सबसे आगे है, इस समय गोवा हो गया है आगे। अब आप गौर कीजिएगा, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, ये करीब 2.25 लाख रुपए है। भारत की औसत आय 96,000 है, मतलब 2.5 गुना ज्यादा आय है। तो ये किसकी आय थी? ये लोग तो बेकार हो रहे थे, तो आय किसकी बढ़ी थी जिससे कि आपने ले लिया ये आंकड़ा? सिर्फ इसलिए आपने ले लिया कि भारत में हर तीसरा आदमी वहां पे हरियाणा में बेकार हो रहा है, लेकिन भारत की जो आय है उससे 2.25 गुना ज्यादा हरियाणा की आय है। बिहार की आय भारत की जो आय है उसका 2.5 गुना कम है, करीब 40,000 है बिहार की। तो लो इकोनॉमी से हाई इकोनॉमी में लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, 2.25 लाख वाली इकोनॉमी में आते हैं तो उनको ऐसी चोट पड़ती है कि वो फिर से वापस चले जाते हैं। ये एक तथ्य आपको हम और, अब इसके अलावा एक और तथ्य सुनिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बनाया गया है, हाल के कुछ दिनों में आने लगा, और ये अच्छा इंडेक्स है, बहुत ही अच्छा इससे इंडिकेशन मिलता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में पता लगा कि ये वो इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि इंडस्ट्रीज पर रॉ मटेरियल परचेज कितना कर रही हैं पिछले इसी साल के मुकाबले, इसी महीने के मुकाबले। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ये पता लगता है कि अगर उन्होंने खरीदा है ज्यादा तो बनाएंगे भी ज्यादा। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर कर रहा है। 50 का आंकड़ा माना जाता है औसत की ठीक है। अब आपको ताजुब होगा कि पीएमआई जो अभी आया है वो उसमें 4 पॉइंट घट के ये 52% पे पहुंच गया। पीएमआई कम हो गया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिएगा एक्सपोर्ट 1.5 गुना हो गया, तो किस चीज का हुआ था? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का नहीं, क्यों? मैन्युफैक्चरिंग तो वही नहीं रही। तो इस जो हमने आपको पहले बताया था उससे समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो अब क्या चीज है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगले दिन पीएमआई का 24 घंटे के अंदर एक और आता है। देखिए साहब, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बढ़ी है लेकिन सर्विसेज बढ़ी हैं, मतलब टर्शियरी सेक्टर बढ़ा है। ये टर्शियरी सेक्टर जो है पीएमआई इसका 57 हो गया है, 57 पॉइंट हो गया है, मतलब कि सेवाएं ली जा रही है। अब सेवाओं का नेचर क्या होगा? वही पिज्जा और उसकी डिलीवरी वाला जो थोड़ा सा है, जो मोटरसाइकिल लेके बेचारा आता है, उसकी नौकरियां लगी है। लेकिन जो ओवरऑल बढ़ा है ये टर्शियरी सेक्टर सर्विस जो बढ़ा है, ये अभिजात्य वर्ग के कंजम्पशन का है। इसको गौर से समझना होगा। अब
आपको दहलाने वाला हम एक फिगर दे रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई के अनुसार पिछले साल और आज भी गरीबों में अपना सोना रख के, मंगलसूत्र रख के, जो वो कभी नहीं छोड़ता है, लास्ट होता है उसकी घर की महिला जो अपना सोना देती है, बैंकों में वो सोना रख के बच्चे की फीस, दवाई का खर्च, बूढ़े बाप का इलाज और खाने का खर्च, इसके लिए वो अपना सोना बैंकों में गिरवी रख रहे हैं। यहां तक कि एसबीआई में उसके एक साल पहले के मुकाबले इस दौरान कोरोना काल में 4 गुना सोना रखने का, सोना गिरवी रखने का वो हो गया है, तादाद आया है। 4 गुना लोगों ने सोना रख के रोटी के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, बच्चे की शिक्षा चलाने के लिए दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ा है क्योंकि लोग सोना खरीद रहे हैं, हम सोना बेच भी रहे हैं, लेकिन वो रोजी पेट चलाने के लिए बेच रहे हैं, बच्चों को और बूढ़े बाप के स्वास्थ्य के लिए बेच रहे हैं। ये पैराडॉक्स है इंडियन इकोनॉमी का। अगर आप इसे गौर से समझें तो मुझे खुशी होगी कि आप दोनों पक्ष समझें। अब आपको एक पक्ष और देते हैं। इस देश में पिछले 30 साल से हर 37 सेकंड पे एक किसान आत्महत्या कर रहा, लगातार 30 साल से। इस देश में 30 साल से हर रोज 2055 किसान खेती छोड़ के शहरों में आके मजदूर बन जाता है, खेती छोड़ देता है क्योंकि खेती में उसको कुछ मिलता नहीं है। और ये वही मजदूर है जो हरियाणा में गया था काम करने, उसका बच्चा है और उसको जॉब नहीं हुई तो फिर वापस जा रहा है। ये पैराडॉक्स है। एक पैराडॉक्स और बताते हैं। सन 2000 में 1% के पास देश की 37% पूंजी थी। सन 2005 में ये बढ़ के 42% हुई। 2010 में ये बढ़ के 48% हुई। 2012 में ये बढ़ के 57% हुई। आज करीब 67% पूंजी देश की 1% लोगों के पास है। और ये जो मध्यम वर्ग है खुश ना हो, क्योंकि ये खिंचती जा रही है प्रवाह के तहत। ये 1% पे आज है, कल ये 0.1% पे होगी और उसके बाद 0.01% पे होगी, फिर 0.01। और ये खिंचते हुए, यही वजह है कि कोरोना काल में कोई इंडस्ट्री धुआं नहीं निकाल रही थी, कोई इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। इसके बावजूद अंबानी की हर घंटे 90 करोड़ रुपए की आमदनी हर घंटे हो रही थी। गौर कीजिएगा, जब 10 करोड़ लोग जॉब के बाहर थे तो अंबानी की आमदनी बगैर किसी धुआं निकाले, इंडस्ट्री से बगैर कोई सॉफ्टवेयर बनाए, क्योंकि लॉकडाउन था, हर घंटे 90 करोड़ बढ़ रही थी और लगातार बढ़ती रही। ये इस इकोनॉमी का पैराडॉक्स है। जिन्हें कोएफिशिएंट में बढ़ता जा रहा है रिच पुअर डिवाइड। अगर इसके बावजूद भी भारत महान है तो शायद आप महान हैं। अगर इसके बावजूद भी आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप महान हैं। और आपको ऐसे ही महान रहना चाहिए और ऐसे ही सिस्टम मिलना चाहिए कि आप इसी तरह महानता दिखाते रहें। लेकिन कभी अगर आप सोचें, आपकी सोच बदले, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं। अब कहा गया कि जीडीपी हमारा साहब 20.1% बढ़ गया है। ये गलत वो था। दरअसल ये पिछले कोरोना काल के इसी फर्स्ट क्वार्टर के, अप्रैल से जून तक के क्वार्टर का, इस बार का और कोरोना का, दोनों कोरोना में 2020 का ये लिया गया था। 2020 में 24.6% हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई थी। तो जब उसके बेसिस पे लेंगे तो 20.1 आपको लगेगा कि बाप रे बहुत है। लेकिन जब उससे कंपेयर करेंगे तो लगेगा अरे लो बेस था इसलिए हुआ। आपको हम यूं समझाते हैं, आपकी कोरोना से पहले 100 रुपए जीडीपी थी, कोरोना आया, 24.6% नीचे चला गया, तो आपके पास कितना रहा? 75 रुपए 40 पैसे आपके पास रह गए जीडीपी। अब इस 75 रुपए में अगर 20.1% इसका बढ़ गया है तो 91 रुपया हुआ। मतलब कि 2019 की जीडीपी जो 100 की थी उससे अभी भी 9 कम है। और हकीकत यही कि 4 साल की जीडीपी से कम है। आपकी इकोनॉमी बहुत रफ्तार से नहीं जा रही है।
अब इसी में लेते हैं, मोदी जी की मकबूलियत साफ आसमान पे चली गई है पूरी दुनिया में। एक 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 ये कहा जा रहा है, और जो करता है ये सर्वे, उसका अभी मई में उसने कहा था कि थोड़ी सी घटी थी, लेकिन इंडिया टुडे का एक सर्वे है जिसपे कहा गया कि मोदी जी की मकबूलियत अचानक जबरदस्त रूप से नीचे आई और 24 पे आ गई। इंडिया टुडे का जो सर्वे का मेथड है वो कॉमन लोगों के पास जाता है, इसलिए वो ज्यादा ड्रॉप हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फॉरेन की कंपनी है, और ये जिस तरह लेती है, ये उससे करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, फोन से आपसे पूछते हैं, तो ये वो वर्ग है जो अभिजात्य वर्ग है, उसके लिए महानता अभी भी है। तो भारत महान है, भारत आत्मनिर्भर भी है और महान हो रहा है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हकीकत समझ लें, फिर अपने हिसाब से भारत को महान बताएं, नीचे बताएं, लेकिन कोशिश हम जरूर करें कि भारत को महान बनाना है, सही सोच से, स्ट्रेट सोच से, और बगैर बायस्ड हुए। आज के लिए इतना ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।